ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को भी अंदाजा हो गया कि इंडिया क्या चीज है और बेयर को भी अंदाजा हो गया कि बुल्स क्या चीज है। घरेलू निवेशक तो अपने ही ठहरे, विदेशी निवेशकों ने भी भारतीय बाजारों पर जमकर भरोसा जताया। 16 मई तक करीब 15,000 करोड़ रुपए लगा दिए। यानी ऑपरेशन सिंदूर में शानदार जीत के लिए सेना को न सिर्फ हिंदुस्तानियों ने बल्कि विदेशियों ने भी सलामी दी। लोग बाजार में पैसा लगाने के लिए सोचते ही रह गए। म्यूचुअल फंड हाउस 3 लाख करोड़ रुपए लेके बैठे ही रह गए, लेकिन बाजार ने सबको चौंका दिया। आप में से कई लोग अब भी सोच रहे होंगे कि चलो इतनी तेजी हो गई है, बाजार थोड़ा गिरेगा तभी पैसा लगाएंगे। कुछ ऐसा भी सोच रहे होंगे कि बाजार तो अब वापस मुड़ने वाला है नहीं, तो अब पैसा लगा ही देते हैं। दोनों सोच की अपनी अपनी दलीलें होती हैं। कई शेयरों को में डिफेंस शेयरों को लेकर काफ़ी उत्साहित होंगे, तो आप में से कईयों को बाजार के फिर से महंगा होने का डर सता रहा होगा। तो आवाज़ अड्डा में आज इन्हीं पहलुओं पर मैं चर्चा करूंगा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं खास मेहमान। मार्केट एक्सपर्ट हैं प्रकाश दीवान जी, जियोजित इन्वेस्टमेंट के गौरांग शाह साहब, एनसिड कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अनुराग सिंह साहब और आनंद राठी वेल्थ के ज्वाइंट सीईओ फिरोज अजीज, और साथ में हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे मैनेजिंग एडिटर सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनु सिंघल जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। आप सभी को मेरा नमस्कार। शुरुआत में प्रकाश दीवान साहब आपसे करना चाहूँगा कि जिस तरीके से बाजार ने तेजी दिखाई है, आपका अनुभव क्या कहता है? ये क्या इशारा कर रहा है? लक्ष्मी जी नमस्कार। देखिए, जो बाजार में तेजी आई वो एक एक अनसर्टेनिटी के दौर से निकल के एक जब वो ट्रम्प साहब के ट्रेड टैरिफ्स को हटाने की बात हुई या 90 दिन का जो एक पॉज देने की बात हुई, उससे एक राहत आई। उसके बाद मार्केट को एक स्ट्रेंथ मिली। और हम जिसको कहते हैं अंग्रेजी में कि मार्केट ऑलवेज क्लाइम्स ऑन द वॉल्स ऑफ वरीज, मतलब जो चिंताओं की दीवारें हैं उसी पे लांग के मार्केट बढ़ती है, और वही हुआ है। लेकिन इसमें 2-3 चीजें हैं कि जो जब गिरावट आई थी जो मार्च के महीने में, वो थोड़ी-सी अनएक्सपेक्टेडली ज़्यादा थी और बहुत जल्दी हो गई थी। मतलब आपने जब देखा कि 22,000 तक जो निफ्टी गई, वो बहुत जल्दी डैमेज हुआ था उसमें। तो वो थोड़ी-सी जो रिकवरी आई, जहाँ-जहाँ लोगों के पास कैश पोज़ीशंस थी और एफआईआईज़ का जो रुख बदला हिंदुस्तान की तरफ, वो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा एक वो है पिछले, खास करके पिछले 15-20 दिन के अंदर जो हम देख रहे हैं। तो मार्केट में चाल जो चली है वो एक सेंटिमेंट रिवर्सल की चाल है। लेकिन फंडामेंटल रिवर्सल हुआ है कि नहीं, ये सवाल अभी भी अनआंसर्ड है और मेरे हिसाब से अभी समय और लगेगा। तो मैं इतना बोल जी सकता हूँ कि ये सारा मूव जो है ये सेंटिमेंट के बेसिस पे चला है। फंडामेंटल अभी भी कोई खास चेंज हुए नहीं है और ना इतनी जल्दी होने की उम्मीद भी है। फंडामेंटल चेंज नहीं हुए हैं ऐसा आप करें, तो इस फंडामेंटल का मतलब क्या आप मान रहे हैं? सो फंडामेंटल में देखिए, ट्रम्प टैरिफ्स का जो एक एक तलवार जो लटक रही थी, वो तलवार अभी भी लटक रही है, थोड़ी सी ऊंची हो गई है। तो जो गर्दन तक आ गई थी उसकी जगह अब ये हुआ है कि थोड़े दिन बाद होगा। चाइना का जो रुख था वो क्लियर नहीं था, वो थोड़ा सा क्लियर हो गया। तो ये सब चीजें टेम्पररी है, कभी भी पलट सकती हैं, कभी भी वापस आपको संदेहशील मार्केट का वो एटीट्यूड दिख सकता है। तो मैं नहीं समझता कि द ओनली चेंज दैट हैज हैपेंड इज इन अर्निंग्स, और मार्केट को वो बहुत पसंद आता है। तो उसमें हम विस्तार से आगे भी बात करेंगे, बट अर्निंग्स के अलावा मुझे नहीं लगता कोई फंडामेंटल चेंज मार्केट को इस टाइप का अभी तक कोई दिख रहा होगा। सेंटिमेंट बहुत मेजरली चेंज हुआ है, लिक्विडिटी बहुत चेंज। हाँ। फिरोज अजीज साहब, सेंटिमेंट के हिसाब से बदलाव आया है, लेकिन फंडामेंटल बहुत बदला नहीं है। आप सहमत हैं इनसे? आप म्यूट पे हैं फिरोज साहब, अनम्यूट करें अपने आपको। सॉरी लक्ष्मण सर, गुड इवनिंग। लक्ष्मण सर, मैं सहमत तो जरूर हूँ। फंडामेंटल इतनी जल्दी बदलते नहीं हैं। अगर आप रिजल्ट्स भी देखें तो निफ्टी की कंपनी के ऑलमोस्ट अबाउट 85% रिजल्ट्स आ चुके हैं। लास्ट क्वार्टर के ऑलमोस्ट 85% में 38 कंपनियों ने रिजल्ट दे दिए हैं। 245 रुपए की अर्निंग्स आई हैं, विच इज 5.2% ग्रोथ ओवर सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। तो ऐसी कोई भारी भरकम ग्रोथ नहीं आई है ये 38 कंपनियों की, अगर निफ्टी को एक अच्छा बैरोमीटर मानूं। स्मॉल कैप पे 128 कंपनियों ने रिजल्ट दे दिए हैं कल तक, और 1.6% की ग्रोथ आई है। बट मिड कैप में सरप्राइजिंगली 85 कंपनीज ने 150 कंपनियों में रिजल्ट दिए हैं और 21%, 21.5% की ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर सेम क्वार्टर। सो पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं आपके शो पे था, 2 बार था लास्ट महीने 1.5 महीने में।
तो दोनों ही बार जब मार्केट 22,000 पे थी, 22,500 पे थी, तो मैंने कहा था कि ये स्क्रीमिंग बाय है। ये स्क्रीमिंग बाय बहुत क्लियरली था, बिकॉज़ लोग ये भूल जाते हैं कि खबर की जो पावर होती है, वो खबर पे निर्भर नहीं करती है। खबर के पहले क्या हुआ मार्केट में, उस पे निर्भर करती है। मैं विस्तार में समझाने की कोशिश करूँगा, इफ यू हैव अ कपल ऑफ मिनट्स। अ, हम्म। तो क्या होता है कि जैसे आप खबर आई, लोग बड़े आश्चर्यचकित थे कि भाई मार्केट ट्रम्प का ट्रेड वॉर हो गया, इंडिया पाकिस्तान की वो जंग छिड़ गई, फिर भी मार्केट गिर क्यों नहीं रही है? क्योंकि हम 4 लाख करोड़ एफआईआई को वापस कर चुके हैं, इस प्रीटेक्स्ट में कि वैल्यूएशन ज्यादा थी। यही चीज सत्यम का जब केस ब्रेकआउट हुआ था ना सर, तो उस दिन इतनी बड़ी कंपनी ने ये कहा था कि हमने एफडी रिसीट फैच की है, तो 1% गिरी थी उस दिन सेंसेक्स निफ्टी, क्योंकि ऑलरेडी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते हमने ऑलरेडी 18,000 की सेंसेक्स 10,700 पे आ गई थी। तो खबर पे निर्भर नहीं करता कि उसकी पावर कब है, वो खबर आती कब है, किस दौर के बाद आती है, उस पे निर्भर करता है कि वो खबर की पावर मार्केट को कितना नीचे ले जाएगी। सो इट वाज अ स्क्रीमिंग बाय। आई थिंक ये जो लास्ट 3,000 पॉइंट की रैली है, वो डेरिवेटिव लेड रैली नहीं है। आज भी शॉर्ट्स एफआईआई के इंडेक्स फ्यूचर्स में ऑलमोस्ट 42% ही लॉन्ग है। अगर ये इंडेक्स फंड डेरिवेटिव लेड रैली होती तो 80% शॉर्ट्स हो जाते 3,000 पॉइंट की मूवमेंट में इन द लास्ट 12 इयर्स ऑफ आई ट्रैकिंग दैट वेरिएबल। सो इट्स अ कैश मार्केट लेड रैली, नॉट अ डेरिवेटिव मार्केट लेड रैली। तो बिल्कुल कैश की वजह से ये रैली आई है और फंडामेंटल अभी भी नहीं बदला है, लेकिन आपने एक बड़ी बात कही, फंडामेंटल इतना जल्दी बदलता भी नहीं है। गौरांग शाह साहब कुछ इसमें जोड़ेंगे आप? चूंकि जिस तरीके से रैली आई है उससे ऐसा लगता है कि पता नहीं वापस थोड़े बहुत ठंडा देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि अब पैसा लगा देने का समय, ऐसा लोग सोचने लगे। तो उस पर आगे चल के बातचीत करूंगा, लेकिन ये रैली कितना सस्टेनेबल है? बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण जी, मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ संध्या हमारी तरफ से। देखिए, अनिश्चितता ही बाजार का एक नियम होता है, और जब अनिश्चितता हावी हो जाती है तो बाजार में उस तरीके की चाहता हूं जो अभी अभी माननीय दो अनुभवों ने बातें बताई। तो मैं मुझे लग रहा है कि स्थानीय परिस्थिति, जहां तक बाकी अन्य उभरते हुए बाजार है, हमारे यहाँ पर जो महंगाई दर के आंकड़े आए, अनुमान से बहुत नीचे आए, सकारात्मक बात है। ब्याज दरों में कटौती आने वाले समय में प्रभावित होगी। हमें बिल्कुल लग रहा है कि काफी हद तक ये प्रभावित होगी और अच्छी खासी ब्याज दरों में कटौती आपको आने मिल सकती है। मौसम विभाग ने इस साल मेघराज का आशीर्वाद अबव नॉर्मल एवरेजेस रहेगा, ऐसा अनुमान लगाया है। अगर ये अनुमान को सत्य मान के चलते हैं तो मेरे ख्याल से कृषि पैदावार जो है वो इस साल ऐतिहासिक स्तर पर होगी, नई ऊंचाई पर होगी, जिससे आपको और सहूलियत मिलेगी, खाने पीने की महंगाई दर और नीचे आ सकती है। नतीजों की जहां तक अभी तक बात हो रही, तो मेरे ख्याल से कुछ नतीजे अगले हफ्ते देना बाकी है। लेकिन मैं अगर तुलना करना चाहूँ तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही में, तो हमें ऐसा लग रहा है कि शायद रंग रुझान में चौथी तिमाही में थोड़ा बहुत बेहतर आंकड़े और परिस्थिति दिखाई दी। आसार क्या लगते हैं इस वित्तीय वर्ष की जो शुरुआत हुई है उसमें, नतीजों में शायद सुधार की और उम्मीद और अपेक्षा हम रख सकते हैं। जहां तक रहा सवाल बाजार का, मेरे ख्याल से 2 अप्रैल में जो घोषणा हुई राष्ट्रपति ट्रंप के तरफ से, उसके पश्चात 7 अप्रैल को 21,800 के आसपास निफ्टी था, अगर मेरी याददाश्त सही है तो। वहां से हम आज खड़े हैं 15 मई, मेरे ख्याल से 15-16 मई के आसपास एक अच्छी खासी रिकवरी हमने आते हुए देखी बाजार में। क्या ये टिक पाएगी या नहीं, कहना बहुत मुश्किल होगा इस समय पर, क्योंकि परिस्थितियां भी ऐसी है। अब पता नहीं वो पड़ोसी देश क्या कर जाएगा, या फिर कल सुबह ट्रंप साहब को क्या सपने में आएगा और वो एक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करेंगे। बहुत अनिश्चितता है, इसके लिए समय लगेगा। लेकिन हर बार मैंने एक चीज देखी है, जब कभी भी कठिन परिस्थिति आती है तो हम उस तरीके से प्रतिक्रिया देते नीचे जाते हैं, लेकिन सबसे पहले उभरते भी हैं हम। ये आपने बड़ी बात कही, जब भी कठिन परिस्थितियां आती हैं तो हम लोग नीचे जाते हैं, लेकिन उभरते भी सबसे पहले हम हैं। अनुराग सिंह साहब, 2 बातें निकल कर आई। पहली बात तो एक फंडामेंटल बहुत कुछ बदला नहीं है, सेंटिमेंट ज़्यादा चेंज हुआ है। और दूसरा कि अभी हमारे गौरांग शाह साहब कह रहे थे कि ट्रंप साहब का खतरा अभी मंडरा ही रहा है, और प्रकाश दीवान जी भी ने कहा तलवार लटक रही है, लेकिन तलवार थोड़ी सी ऊंची हो गई है। हाँ,
तो लक्ष्मण जी, ट्रंप का खतरा तो देखिए चलता रहेगा। ये तो 4 साल झेलना आपको ही है। न्यूज, हाँ मतलब ये इस पे आप यूज टू हो जाइए, बिकॉज ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी इज हिज पॉलिसी, राइट। तो अभी जैसे उन्होंने 1-2 दिन पहले कह दिया कि मैं चाहता हूं टिम को कैसा, ही जस्ट थ्रू अ सैल्वो, बिकॉज इंडिया से नेगोशिएशंस अभी चल ही रहे हैं टैरिफ्स के, राइट। तो ही जस्ट थ्रू इट आउट यार, देखिए मतलब वी हैव लेवरेज, राइट। तो वो तो आप एक तरफ में आप उसको रखिए। बट आई थिंक जब बड़ी इकोनॉमीज ग्रो करती हैं लक्ष्मण जी, तो फंडामेंटली दे ग्रो ऑन देयर बेस। जैसे चाइना की जब जैसे ग्रोथ हुई, हमने 20-25-30 साल में देखी, तो उनका 95% कंजम्पशन उनकी बेस इकोनॉमी पर ही है। उसके अलावा फिर वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो आई थिंक इंडिया की स्टोरी इज ऑल अबाउट इंडियन डेमोग्राफिक्स, इंडियन कंपनीज एंड इंडियन अर्निंग्स, और उसी पर मार्केट्स भी भागा। तो अगर अगर बेसिकली अगर हम पिछले 4 साल की 5 साल की स्टोरी ट्रैक करें, तो निफ्टी अर्निंग्स 400-450 रुपए पर थी 25 साल की ग्रोथ के बाद में, और वो सडनली 950 पे आ गई 4 साल में, राइट। तो देखिए डबल हुआ। फिर मार्केट ने उसको प्राइस इन कर लिया। क्या वो ऐसे ही सस्टेनेबल है? ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि ये फेजेस हमने पहले देखे हैं, 2002 से 2008 में देखा है हमने। तो मार्केट जब अर्निंग्स, पास्ट अर्निंग्स को प्राइस इन करता है, तो थोड़ा ओवर ऑप्टिमिज्म भी प्राइस इन कर लेता है, और अगले कुछ 4-5 साल एब्जॉर्ब करता है। तो आई थिंक देखिए, जो प्रकाश जी ने फंडामेंटल्स की बात कही, अर्निंग्स की बात कही, फिरोज ने भी वो टच किया। ये देखिए, इस आप खरीद सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट अ ब्लड ऑन द स्ट्रीट्स फॉर नाउ, बट इट इज फेयर वैल्यूएशंस, राइट। एटलीस्ट निफ्टी मैं कह रहा हूं कि निफ्टी का वैल्यूएशन फेयर है, बट इसके आगे की ग्रोथ अर्निंग्स पर ही डिपेंडेंट है। अर्निंग्स सिक्लिकल होती हैं, और इकोनॉमी भी सिक्लिकल होती है, वो हम देख रहे हैं पिछले 1 साल से। तो आई थिंक हमें इंडिया की लेंडिंग ग्रोथ देखनी होगी। लेंडिंग ग्रोथ अब किस तेजी से बढ़ती है, क्योंकि उसमें स्लो डाउन आ गया था। उसके बाद कंजम्पशन ग्रोथ और अर्निंग्स ग्रोथ देखनी है। आई मेरा ये मानना है जी, एंड आई अंडरस्टैंड दैट आई माइट हैव लिटिल लेस ऑप्टिमिज्म देन अदर्स, बट अगले 4-5 साल मार्केट्स को ये पुराने 5 साल की ग्रोथ को एब्जॉर्ब करना है। ये फेज देखिए 2002 से 2008 में आया था, उसके बाद 10 साल लगे उसको एब्जॉर्ब करने में, उसी अर्निंग्स को। तो अगले 5 साल एब्जॉर्प्शन के हैं और नॉर्मल रिटर्न्स के हैं, अनलेस कुछ चमत्कार कहीं से हो जाता है। एवरेज आउट होना है पुराने 5 साल के रिटर्न्स को। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स शुड ब्रेस दैट अल्टीमेटली 2021 से 2030 के बीच में अगर वो रिटर्न्स निकाल के देखेंगे अपने, तो वो 12% का, 10 से 12 का जो एवरेज होता है निफ्टी का या निफ्टी 500 का, वो मिलेगा वही आपको, लेकिन वो थोड़ा एडवांस हो गया। दैट इज माई बिलीव लक्ष्मण। हालांकि हाँ, इसमें एक चीज़ मैं सिर्फ एक जोड़ दूं, सफाई दे दूं आपको, क्योंकि आपके मन में कहीं ये दिल पे बात ना बैठी रहे। अनुराग सिंह साहब की, आप जब कहते हैं ना कि मैं थोड़ा सा कम ऑप्टिमिस्टिक हूं, तो दरअसल ये हमारे लिए अच्छी बात होती है कि हम लोग एक बैलेंस्ड व्यू लेकर के चलें, क्योंकि मार्केट कहाँ जाएगा, क्या रहेगा, कोई नहीं कह सकता। हम में से सारे लोग बैठे कोई नहीं जानता। तो हर कोई थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू दे तो अच्छा होता है, और जो दर्शक हैं वो अपना सोच समझ के अपना फैसला ले सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि हम चाहे सारे लोग एक ही तरफ से बात करें, एक ही जैसे बात करें। तो ये इस शो का मकसद भी यही होता है। उसका एक और भी छोटा सा पहलू लक्ष्मण जी ये है कि जब देश बदलते हैं और उनमें चमत्कार होता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स को खबर नहीं लगती, वो ग्राउंड पे जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हीं को खबर लगती है। इसका बड़ा फेमस है, रुचिर शर्मा ने किताब में लिखा है, बड़ा बहुत तरीके से उन्होंने मेंशन किया है कि जब कैपिटल फ्लाइट हो रहा था ईस्ट एशियन क्राइसिस में 97-98 में, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया में, तो फॉरेन मनी फंसा रह गया, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स पैसा निकाल के ले गए, बिकॉज दे न्यू ऑन द ग्राउंड के क्या मैं इसमें दूसरा हो सकता है चमत्कार हो रहा हो, लेकिन उसकी खबर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को पहले होती है, हमें बाद में लगती है, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स और मैक्रो ट्रेंड्स देखते हैं। इन्वेस्टर्स तो ग्राउंड पर हैं जो डोमेस्टिक। तो दैट इज द अदर नुएंस ऑफ नहीं बिल्कुल। इसका तो उदाहरण मैं भी आपको चश्मदीद हूँ कि 2021 में जब कोविड के टाइम में सरकार ने पैकेज अनाउंस किए थे, 4-5 पैकेज, कुछ नाम प्रधानमंत्री पैकेज करके नाम था उसका। तो उसमें मैं उस टाइम रिपोर्टिंग भी कर रहा था, अभी भी करता हूँ। उस टाइम हम लोगों ने, CNBC आवाज़ ने बताई थी कि डिफेंस में सरकार किस तरह से आगे बढ़ना चाहती है, PSUs में।
और उस दिन से लेकर के उसके बाद जब पीएसयू चलना शुरू हुआ तब तक रुका नहीं। तो जो ग्राउंड पर होते हैं उनको पहले पता चलता है। ये बात बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। तो इसीलिए अलग अलग व्यूज़ आएंगे, अलग अलग व्यूज़ हम लोग लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोगों के व्यूज़ निकल करके हमें एक मन में सवाल आया कि जिस तरीके से बाजार ने तेजी दिखाई है तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं अपने मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल साहब को जोड़ता हूँ इस पूरी चर्चा में, जो काफ़ी लंबा अनुभव भी रखते हैं। अनुज सर, आपको क्या लगता है कि ये जो बाजार जिस तरीके से भाग रहा है, लगता है पीछे मुड़कर देखने को तैयार है नहीं? आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो जय हिंद। और देखिए, बिल्कुल इस समय मार्केट ने, मैं ये कहूँगा कि इस हफ्ते मार्केट ने हमारी आर्म्ड फोर्सेस को सलामी दी है। और सब कुछ भूल जाइए, इस हफ्ते का सबसे बड़ा ट्रिगर वही था, वहीं से शुरुआत हुई। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है डिफेंस स्टॉक्स को देखिए आप, क्या शानदार तेज़ी रही। मतलब डिफेंस स्टॉक्स इस हफ्ते 20 से लेके 35% तक भागे हैं। इससे ज़्यादा बड़ा क्या साइन हो सकता है कि ये हमारी मार्केट की सलामी थी, हमारी आर्म्ड फोर्सेस को। और हमारी मार्केट काफ़ी समय से चलने को तैयार थी। बीच में मार्केट ने काफ़ी रेजिलियंस दिखाई। पहले देखिए अर्निंग्स की पिक्चर ख़राब थी, उस वजह से गिरे। फिर ट्रेड डील की वजह से गिरे, वो टैरिफ की वजह से गिरे। उसके बाद फिर ये पाकिस्तान वॉर की वजह से गिरे। लेकिन इन सब के बीच में मार्केट रेजिलिएंट रहा और इस हफ्ते मार्केट ने दिखा दिया कि अब वो वापस ऑल टाइम हाई जाने को तैयार है। एफआईआई की बाइंग शुरू हो गई है लक्ष्मण जी। म्यूचुअल फंड अभी भी रिकॉर्ड कैश पर बैठे हैं। सबके अंदर फोमो फैक्टर है, काफ़ी लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं और मुझे हैरानी नहीं होगी अभी मार्केट बहुत जल्दी ऑल टाइम हाई पर आए तो। हालांकि अच्छा लगा कि आपने जय हिंद से शुरुआत की अनुज जी। आप शायद शो का इंट्रो देखा होगा आपने, तो मैंने भी इसको पूरे शो को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़कर देखने की कोशिश की। लेकिन मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं, एक सवाल और आपके पास लेकर आना चाहता हूं, चूंकि आपने डिफेंस स्टॉक का नाम लिया है। डिफेंस स्टॉक ने जिस तरह से तेजी दिखाई है पिछले कुछ दिनों में, तो काफ़ी कई ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ गए हैं, कई ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुके हैं। तो अभी निवेशक को क्या करना है? डिफेंस स्टॉक से थोड़ा बच कर रहे हैं या फिर डिफेंस स्टॉक सबका हीरो बना हुआ आजकल? देखिए, मेरा मानना ये है कि जो समय पर आप इन्वेस्ट करें वही सही समय होता है। तो आप कोई किसी टाइम की वेट नहीं कर सकते। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो आज भी अच्छा समय है इन्वेस्ट करने के लिए। भारत जैसी मार्केट में जिसमें आपको अगले 15 से 20 साल की बहुत अच्छी विजिबिलिटी है, उसमें आप विदाउट अ डाउट इन लेवल्स पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और करना ही चाहिए। ये मेरा व्यू होगा। कोई बहुत बड़ी फैंसी डिप आपको मार्केट देगा नहीं। ये अप्रोच हो सकती है कि आप थोड़ा अभी डाल दें और अगर मार्केट गिर जाए तो थोड़ा और ऐड कर दें। लेकिन देखिए क्या होता है ना, जब मार्केट गिर रहा होता है तब हम ये अप्रोच रखते हैं, तब लोग सुनते नहीं हैं। मतलब आपको याद होगा जब हम 21,822,000 पर थे, तब एक व्यू लिया गया था कि अब जितना हो सकता है हिम्मत करके निफ्टी में डाल दीजिए पैसा। खैर एनीवे, जो भी है, मेरे ख्याल से इस लेवल पर भी पैसा डाला जा सकता है। हालांकि आपने बिल्कुल ओवरऑल की मार्केट पे आपने राय दी, लेकिन एक सवाल मैं फिरोज अजीज साहब डिफेंस को लेकर आपके पास आऊंगा कि डिफेंस पिछले कई दिनों से लगातार बहुत हीरो के रोल में है यहाँ पे। तो जिस तरीके से भागा है डिफेंस स्टॉक, लेकिन लोगों का जज्बा तो अभी जुड़ा हुआ है। मान के चल रहे कि आने वाले दिनों में सरकार काफ़ी फोकस बढ़ाएगी, जो अंतर्राष्ट्रीय सिनेरियो बन रहा है। तो डिफेंस स्टॉक के लिए क्या आप लोगों की राय रहती है अभी की स्थिति में? सर देखिए, डिफेंस सेक्टर जो है ना, उसको हम अगर हम देखें तो ये खाली इस दौर की बात नहीं है। अगर आप लास्ट ईयर की निफ्टी डिफेंस इंडेक्स की परफॉर्मेंस देखेंगे, 33% की परफॉर्मेंस। इसी सेक्टर ने निफ्टी डिफेंस इंडेक्स ने, इंडिया डिफेंस इंडेक्स ने उसके प्रीवियस ईयर FY24 में 117% की रिटर्न दी थी। और इस साल जैसे आपकी स्क्रीन में भी फ्लैश हो रहा है, 24% की रिटर्न दी है। तो पॉइंट ये कह रहा हूं कि डिफेंस जो स्टॉक्स हैं, ऑफ कोर्स हाई बीटा है, बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिला है। अगर इसका बीटा आप देखेंगे सेम दौर पे, बीटा जो निफ्टी से उसकी रिस्क की तुलना ऑलमोस्ट 2.72 आई। इसका ये मतलब है कि 172% ज्यादा रिस्क है इस इंडेक्स में निफ्टी के मुकाबले। बट ये इंडेक्स की एक खासियत ये है कि इसकी जो फ्री फ्लोट है बाकी इंडिसेस से कम है। तो इसकी वजह से जब भी डिमांड आती है इसमें शार्प मूव्स होते हैं, क्योंकि फ्री फ्लोट कम है। अगर फ्री फ्लोट कम होती है तो वॉलिटिलिटी ज्यादा होती है, बट जब बाउंस बैक्स होते हैं, दोज आर आल्सो वेरी वेरी स्टीप। सो अगर आप मेरी जैसे अनुज सर ने कहा कि इसको ऐड करने का मतलब बनता है, आई पर्सनली थिंक स्ट्रक्चरली इसको जरूर ऐड कर सकते हैं। बट अगर आप इसको सेक्टर को खरीदते हैं तो इसमें परचेज और सेल दोनों इंपॉर्टेंट होंगे। और परचेज ट्रांजैक्शन तो अनुज सर ने कह दिया, आपको वापस सर को सुनना है
और सेल ट्रांजैक्शन भी कभी ना कभी काफी बार समटाइम्स सेक्टर्स रन फार अहेड देन देयर फंडामेंटल्स। तो इसमें एजिलिटी ज्यादा चाहिए होगी, बट जरूर खरीद सकते हैं इन माय ओपिनियन। इसमें ऑलमोस्ट अबाउट 7-8 फंड्स भी हैं जो डिफेंस सेक्टर को ट्रैक करते हैं। एचडीएफसी पहला एक इंडेक्स फंड था जो बहुत अच्छी टाइमिंग किया था, उसमें रिस्क थोड़ी कम है, थोड़ी रिटर्न भी कम आई है फॉर द सेम पीरियड्स वी वर टॉकिंग। तो म्यूचुअल फंड के माध्यम से सेक्टर प्ले करना इज बेटर इन माय ओपिनियन। प्रकाश दीवान जी, डिफेंस स्टॉक पे आपने नजर डाला है क्या? बिल्कुल बिल्कुल डालिए। देखिए, जो उत्साह, जैसे अनुज ने कहा कि ये जो मार्केट की रिकवरी एक हफ्ते में हुई है, ये जो बॉर्डर के तनाव पे जो विजयी हुए हमारी सेना, उसके बाद एक एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है लक्ष्मण जी। एक शुरुआत में हम लोग ने पिछले 3 साल में जो री रेटिंग डिफेंस स्टॉक्स की देखी, वो आत्मनिर्भरता की तरफ झुकाव था, उसकी वजह से देखी। अब ये युद्ध के बाद और ये विजय होने के बाद अब हम लोग ग्लोबल एक्सपोर्टर के रूप में उभरते हुए दिख रहे हैं। तो ये जो चेंज आया है, उसकी वजह से आपको ये इंटरेस्ट आया, और ये जायज है। ये नहीं कि कोई एक्साइटमेंट है इसलिए थोड़े दिन चल जाएगा होगा। इनफैक्ट सारे सेक्टर की री रेटिंग होगी, क्योंकि जो ऑर्डर बुक्स थी वो पहले डोमेस्टिकली बिल्ड हो रही थी। अब आप देखिए, यूरोप में जर्मनी ने अभी अपना बजट वो कराया, अनाउंस किया, तो डिफेंस के लिए बहुत बढ़ावा दिया है। मिडिल ईस्ट में इतनी डिफेंस पे इतना खर्चा हो रहा है। तो जो छोटे छोटे देश हमारे से ले सकते हैं, हम जिनको सप्लाई कर सकते हैं, उसकी आपकी मात्रा जो है बहुत बड़ी हो जाएगी अगले 5-7 साल में। तो री रेटिंग तो है। और मुझे ये लगता है कि डिफेंस में दो चीज होंगी लक्ष्मण जी। एक तो कि जो आपके एग्जिस्टिंग एस्टैब्लिश्ड नेम्स हैं, जो प्रोवन है, जिसमें ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि भाई हमारे पास क्षमता है, प्रोडक्ट्स हमारे ठीक हैं, सॉल्यूशंस ठीक हैं। उसके अलावा एक बहुत बड़ा वेंडर इकोसिस्टम डेवलप होगा। उसमें होगा ये कि आप जैसे एचएल लीजिए, अब एचएल जहाज तो बनाएगा, लेकिन उसके साथ साथ जहाज बनाने की जो प्रक्रिया में बाकी के जो कंपोनेंट्स बनाने वाले हैं, वो बहुत सारे हिंदुस्तान में उभर के निकलेंगे। जो आज कई वहां से इंपोर्ट हो रही हैं चीजें छोटी छोटी, वो सब आपको होते हैं, खास करके मेटलर्जी की साइड में, इलेक्ट्रॉनिक्स की साइड में। तो ये जो चीजें हो रही है, उससे आपका मार्केट बहुत बड़ा हो जाएगा। पहले जो चॉइस थी आपके पास, करीब 10-12 स्टॉक्स की चॉइस थी, अब ये बढ़ के मेरे हिसाब से अगले 2 साल में 25, 30, 35 जितनी भी आएगी, नए आईपीओ आएंगे, बहुत सब चीजें होंगी। सो आई थिंक सेक्टर में आपके पास चॉइस, विकल्प बढ़ेंगे और डेप्थ बढ़ेगी, और वो दोनों चीजें मार्केट के लिए अच्छी मानी जाती हैं। सो आई डेफिनेटली फील डिफेंस इज अ वेरी गुड लॉन्ग टर्म थीम। जैसे अनुज ने कहा, आज लीजिए ना लीजिए डजंट मैटर, बट आपको पता है कि ये चीज अगले 5-7 साल चलेगी, क्योंकि ये जो आज भाव देख रहे हैं आप, या आज उसकी परफॉर्मेंस देख रहे हैं, उसकी नींव 3 साल पहले रखी गई। तो ये समय तो लगता है, और आगे चल के इसको समय देंगे तो इस प्रकार के रिटर्न जो है ये आगे लॉन्ग टर्म में भी आ सकते हैं। बिल्कुल। गौरांग शाह साहब, जो अभी प्रकाश दीवान जी कह रहे हैं ना, उसमें डिफेंस को लेकर के एक शिफ्ट तो आया है, लेकिन एक और शिफ्ट आया विद इन डिफेंस सेक्टर कि हम लोगों ने देखा ऑपरेशन सिंदूर में कि जिस तरीके से फोकस चेंज हुआ, कि पहले जो लड़ाई का तौर तरीका होता था बिल्कुल अलग हो गया, अब टेक्नोलॉजी बेस्ड ज़्यादा हो गया, आईटी बेस्ड, एआई, ड्रोन के चलन काफ़ी ज़्यादा हो गए। तो अभी जो रैली आई है डिफेंस स्टॉक में पिछले हफ्ता 10 दिन में, उस रैली को देखें और जो फ्यूचर है डिफेंस का उसको देखें, तो दोनों में आप क्या तालमेल देख रहे हैं और आपका फोकस कहाँ रह सकता है अगर डिफेंस के भीतर ही देखें तो? लक्ष्मण जी, इस हफ्ते की शुरुआत में हम हमारे चैनल सीएनबीसी आवाज पर थे, और मंगलवार को अनुज भाई ने ही प्रश्न पूछा था रक्षा क्षेत्र के ऊपर, और तब कोचिन शिपयार्ड का नाम लिया था। इसके अलावा बीएल, बीएचईएल, बाकी अन्य जो कंपनी है, 3 कंपनियों पर खरीदारी की राय है मौजूदा परिस्थिति में। और बाकी जो अन्य कंपनियां हैं सक्षम और मजबूत रक्षा क्षेत्र की, वहां पर आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, गार्डन रीच, मजगांव डॉक, भारत डायनामिक्स, बीएमएल जैसी कंपनियां हैं जो काफी सक्षम और मजबूत काम कर रही हैं। इन सब पर और एक टिप्पणी मैं करना चाहूंगा। अगर आप रक्षा क्षेत्र में निवेश करने का निर्णय लेते हैं और उसके पश्चात चाहे आप कोई म्यूचुअल फंड डिफेंस रक्षा से जुड़े हुए में डालते हैं पैसे, या फिर सीधे सीधे शेयर बाजार में रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों में निवेश करते हैं, तो आपका नजरिया कृपया करके 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल का मत रखिए। आपका नजरिया और निरंतर निवेश 3 से 5 साल का रखेंगे, ये ज्यादा अनिवार्य होगा। और ये इसलिए लक्ष्मण जी, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, अब तेजस लॉन्च हुआ, कमर्शियल हुआ, भारतीय वायुसेना में इसका इंडक्शन हो गया।
अब तेजस MK1 और उसके बाद नेक्स्ट जेन तेजस MK2 पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कामकाज कर रही है। इस दरमियान में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, काफी बड़े बड़े करतब इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड ने दिखाए थे दुबई में जब एयर शो हुआ था। तो ये सब प्रोडक्ट्स जो है मेरा कहने का, और ये ब्रह्मोस, आकाश तीर, पिनाका, ये सब समय लगता है बनाने के लिए। पहले एक प्रोटोटाइप बनता है, फिर उसके टेस्ट होते हैं, अनुमति मिलने के पश्चात फिर मास स्केल प्रोडक्शन होता है। तो अब मेरा कहने का है कि अगर आप निवेश करते हैं और आपको सही में अच्छा खासा मुनाफा कमाना है तो कम से कम 3-5 साल का नजरिया रखें और निवेश करिए। मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत ही उभरता हुआ क्षेत्र था, और मेरे ख्याल से सरकार ने जो FDI एंड डिफेंस 2018 या 20 के आसपास, आपको शायद ज्यादा बेहतर जानकारी होगी लक्ष्मण जी, तब से लेकर के आज तक आने वाले भविष्य में हम सकारात्मक नजरिया लेकर के चलते हैं रक्षा क्षेत्र। हालांकि ये जो आप कह रहे हैं ना कि डिफेंस में अगर पैसा लगाएं इन निवेशक तो लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखें, तो ये सिर्फ निवेशक के लिए नहीं होता है, ये कंपनी के लिए भी होता है और सरकार के लिए भी होता है। सरकार को नहीं पता था कि हम 2011 से आत्मनिर्भर भारत चलाएंगे डिफेंस में और 2025 में आके हमें पाकिस्तान से पर वॉर करना होगा। तो ये सरकार भी, हम तो 5-6 साल का नज़रिया भी रख सकते हैं। सरकार जो डिफेंस में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है, बजट बढ़ाती है, तो उनका तो नज़रिया पता नहीं बहुत ही अनिश्चित काल के लिए होता है, कब जरूरत पड़ जाए। तो ऐसा ही सोच के आप डिफेंस के निवेशक को भी रखिए। लेकिन इस डिफेंस में एक और चीज़ आई, अनुराग सिंह साहब आप शायद इसको देख रहे होंगे कि डिफेंस में सबसे बड़ा कह सकते हैं कि एक्सपोर्टर कंट्री में से एक US है। चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। हर कोई इस पूरे सिनेरियो को, कई लोग कहते हैं, देखते हैं कि कौन कितना ज़्यादा हथियार खरीदेगा, इसकी कोशिश चल रही थी। तो ये एक रीबैलेंसिंग जो हुआ कि एक तरफ इंडिया कह रहा है कि हम बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करेंगे डिफेंस सेक्टर में, और बताया भी सरकार ने कई सारी चीज़ें ऐसे काम आई जो हम लोग खुद प्रोड्यूस किया, और US के भी कई सारी चीज़ें काम आई, रशिया के कई सारी चीज़ें काम आई। तो ऐसे में डिफेंस में हम लोग कहाँ थीम पकड़े? आत्मनिर्भरता की तरफ थीम पकड़े, या फिर एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां उसको पकड़ा जाए, या फिर टेक्नोलॉजी पे पकड़ा जाए? तो लक्ष्मण जी, यही एरियाज हमारे वीक स्पॉट्स होते हैं। FIs जब इंडियन मार्केट को देखते हैं तो वो ब्रॉडली कॉन्सेंट्रेट करते हैं फाइनेंशियल्स, FMCG, कंज्यूमर्स, डिस्क्रेशनरी एंड टेक्नोलॉजी, IT। ये चर्चे हैं जो कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो जमीन पर हैं वो ज्यादा समझ सकते हैं। देखिए, मैं आपको नजरिया बताता हूँ। आई डोंट नो HAL का वैल्यूएशन आज इतना क्यों है जो है, मेरी समझ से बाहर है, मैं उसको नहीं कर सकता हूँ वैल्यू, राइट। बट बहरहाल वो प्रॉस्पेक्ट्स कैसे होंगे, वो सारा जो बेस्ट केस सिनेरियो है वो अगले 10 साल में एग्जैक्टली टर्न आउट होना चाहिए, तब भी वैल्यूएशन जस्टिफाई मुझे समझ नहीं आते। आई वुड से इंडिया की जो रियल स्ट्रेंथ आएगी डिफेंस में वो डोमेस्टिक, देखिए लॉन्ग गेम होता है। डोमेस्टिक R&D इज नॉट कि मैंने अगले 4-5 साल तैयारी करनी है तो मैं डोमेस्टिक R&D बढ़ा दिया। अल्टीमेटली आपकी स्ट्रेंथ आएगी जो आप प्लेन्स, ड्रोन्स एंड डिफेंस सिस्टम्स खरीदेंगे, जो कंट्रीज ऑलरेडी डेवलप करके बैठे हैं उनसे एक जनरेशन पुराना आप खरीदेंगे, उससे स्ट्रेंथ आएगी, मेरा ये मानना है। तो अभी डिफेंस में आप इन्वेस्ट कीजिए डोमेस्टिक कंपनी, बट ये एक इकोसिस्टम है लक्ष्मण जी। वो R&D इकोसिस्टम अगर आपने डेवलप, अभी मैं कल परसों एक चर्चा सुन रहा था कि इंडिया के प्लेन्स, फाइटर प्लेन्स अगर बनेंगे लेकिन उसका इंजन तो GE से आएगा, राइट। तो वी आर डिपेंडेंट ऑन GE ऑन दैट, राइट। तो ये डीप रिसर्च अगर हम करें तो उस इंडिपेंडेंस का फायदा है, नहीं तो बेटर ये है कि हम इक्विप करें अपने आप को दी बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी जो कि अदर कंट्रीज के पास हैं, और हम उनसे पार्टनरशिप करें। हर चीज खुद री इन्वेंट भी करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो लाइक सऊदी अरेबिया वेरी कर भी नहीं सकते, प्रोफेशनली वो US से डिफेंस खरीदते हैं, इट इज स्टेट ऑफ द आर्ट, राइट। तो ये दोनों चीजें साथ साथ चलनी होगी। मार्केट का नजरिया ठीक है, मार्केट अपने आप पे इन्वेस्ट कर सकता है, बट आई थिंक ये कंपनीज जो कि ऑर्डर बुक बहुत बड़ा लेते हैं लेकिन उनका रियलाइजेशन होने में 10 साल लगते हैं, 10 साल में बहुत बदल जाता है लक्ष्मण जी। 10 साल के लिए कोई स्टॉक खरीद भी नहीं रहा है इंडियन मार्केट में। तो मैं स्पेशली फ्रॉम अ इन्वेस्टर स्टाइल, मुझे पर्सनली माई स्टाइल इज आई नीड द प्राइस राइट टुडे। अगर मैंने गलत दाम पे खरीदा तो वो फिर मैं सपने सजो के बैठूंगा लेकिन पैसा किसी और के पास रहेगा आज। दैट आई डोंट लाइक, राइट। सो आई वुड रियली कॉशन अगेंस्ट सम ऑफ दीज फैंसी थीम्स,
सोलार, ईवीज, डिफेंस, जिसमें इंडिया की डीप रिसर्च कम है एंड इंपोर्ट्स ज्यादा है। आई एम लिटिल कॉशियस ऑन दैट, बट ठीक है, आई मीन आई माइट बी ओवरलुकिंग सम ऑफ द रियल स्ट्रेंथ जो कि लोकल इन्वेस्टर्स को ज्यादा दिख रही है लक्ष्मण जी। तो मेरी लिमिटेशन भी है, बट ये मेरा साफ नजरिया भी है फिलहाल। नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छा, आपने एक दूसरा नज़रिया भी यहाँ पे पेश किया। तो डिफेंस पे तो चर्चा होगी, लेकिन आपने यहाँ से हिंट दे दिया कि डिफेंस नहीं, बहुत सारे सेक्टर हैं जहाँ पे आप अपना नज़रिया बना सकते हैं, वहाँ पे पैसा लगा सकते हैं। अनु सिंघल साहब, मैं यहाँ पे आपको लाना चाहूँगा इस मोमेंट पे। डिफेंस पे तो हम लोगों ने चर्चा काफ़ी कर ली। अभी जिस स्थिति में हम लोग हैं, यहाँ पे निवेशकों को क्या करना चाहिए? निवेशक यहाँ पे पैसा लगाएं या फिर थोड़े बहुत बाजार गिरने का इंतजार करें? लगाए तो कैसे, क्या स्ट्रेटजी अपनाएं यहाँ पे? देखिए, बिल्कुल इस समय निवेशक की रणनीति यही होनी चाहिए कि आप अच्छे सेक्टर्स और अच्छे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करें, अपने पोर्टफोलियो में से ख़राब स्टॉक्स को निकालें। देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, जो स्टॉक्स इस हफ्ते नहीं चले या गिरे, वो पोर्टफोलियो में बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अब इस समय आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स होने चाहिए जो आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहे हों, जो चलने को तैयार हों, जिन्होंने आपका बेयर मार्केट में पैसा नहीं तोड़ा, उन तरीके के स्टॉक्स पर फोकस करें। अगर ये सब नहीं कर सकते हैं तो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को पैसा दीजिए, वो अच्छे से लगाएंगे। हाँ, प्रोवाइडेड वो लगाएं, आजकल तो काफ़ी कैश में बैठे। तो ये मेरी अप्रोच रहेगी इन्वेस्टर्स के लिए। हालांकि अब भी आप सोचते हैं कि किसी इस सेक्टर का नाम बता ही दिया जाए, तो ऐसा करते हैं कि अभी ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद ये चर्चा मैं जारी रखूंगा, लेकिन अनुज जी, आपको मैं थैंक यू करना चाहूँगा, चूँकि आप सुबह से रहते हैं स्टूडियो में। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो में जुड़े, और बाकी मेहमान हमारे साथ बने रहिए। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा करेंगे बाजार में इस वक्त निवेशक क्या करें। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे मैनेजिंग एडिटर अनु सिंघल साहब ने कुछ यहाँ पे क्यों दिए, तो उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, और साथ ही साथ एक बात और चर्चा करेंगे आगे चलकर शो में कि दो जो कंसर्न है, एक कि बाजार फिर से महंगा हो गया है क्या, और दूसरा जो ट्रम्प साहब इस तरह का बयान देते हैं कि एप्पल को, टिम कुक को, कि भाई इंडिया मत जाओ, बहुत हो गया, अब यहीं आओ। इस तरह का बयान का मतलब क्या निकाला जाए। लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं अच्छी बातों से कि अभी इस वक्त अब अगर पैसा लगाना हो तो कहाँ अच्छा मौका दिख रहा है यहाँ पे? गौरांग शाह साहब। तो रक्षा क्षेत्र की तो बात कर ली, वित्तीय क्षेत्र काफी पसंद आता है लक्ष्मण जी, जहां पर सरकारी क्षेत्र की बैंक और मजबूत एनबीएफसीज है। ऊर्जा क्षेत्र और एक है जहां पर हमें लंबी अवधि के लिए सकारात्मक नजर आता है। इसके क्या गुड्स इंजीनियरिंग है, क्योंकि अगर वो नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, भारत को एक बड़ी उत्पादन क्षमता वाला देश बनना है, तो मेरे ख्याल से कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र का योगदान आना अनिवार्य होगा। और एक भले लटकती तलवार है ट्रम्प के रूप में और क्या नीतियां बनेगी, लेकिन आईटी और फार्मा को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ 5 या 6 क्षेत्र है जहां पर दिग्गजों से शुरुआत करके कुछ चुनिंदा मझौले शेयर में आप लंबी निवेश कर सकते हैं। आईटी और फार्मा आपने कहा, लेकिन आईटी और फार्मा में क्या है कि फार्मा पे अभी भी ट्रम्प साहब का पिक्चर बाकी हुआ नहीं, क्लियर हुआ नहीं है। और दूसरा कि अभी हम देख रहे थे कि म्यूचुअल फंड के डेटा जो अभी आए हैं उसमें प्रकाश दीवान जी, अगर आपने गौर किया होगा तो उन्होंने देखा कि जो खरीदारी की उसमें टेक्नोलॉजी सेक्टर से बड़ा दूरी बना के रखा है इन लोगों ने। सबसे ज़्यादा फोकस वहाँ पे जो प्राइवेट बैंक है वहाँ पे किया है, ऑयल एंड गैस है वहाँ पे किया है, बैंकिंग शेयरों में ठीक ठाक खरीदारी की है म्यूचुअल फंड ने। तो ये क्या इंडिकेशन देता है, हम निवेशक भी उधर ही जाएँ या कुछ और आपको दिख रहा है? नहीं, मैं सहमत हूँ गौरांग के व्यू से भी कि जो वित्त क्षेत्र में एक्सपेंशन होगा, देखिए अगर हमारी इकोनॉमी रिवाइव होने शुरू होगी, इंटरेस्ट रेट की कटौती ऑलरेडी शुरू हो गई है, जून में शायद एक आध और कट भी अनाउंस हो जाए, जो हालात है उसको देखते हुए समझ आ रही है। तो जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ फंडिंग, कॉस्ट ऑफ डेट घटता जाएगा लक्ष्मण जी, तो आपका जो प्राइवेट सेक्टर का केपेक्स जो काफी समय से नहीं बहुत तेज रफ्तार से बढ़ा, और सरकारी उसमें भी जो बजट के हिसाब से जो अप्रैल से शुरुआत होनी थी, अब ये ऑपरेशन सिंदूर के चक्कर में थोड़ा सा वहां भी डिले हो गया। अब जो आउटटर्न बढ़ेगा वो डिफेंस की तरफ तो बढ़ेगा, लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर पे और बाकी चीजों पे जो सरकार करना चाह रही है, वो सबको देखते हुए कैपिटल एक्सपेंशन होगा। और वहां पे जो
एनबीएफसी या बैंकिंग वाला जो बीएफएसआई सेक्टर जिसको हम कहते हैं, वहां बहुत अपॉर्चुनिटीज है। आपने ऑलरेडी देखा कि ये जो निफ्टी की रैली 22,000 21,800 से आज हम 25,000 के उस पे हैं, इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका रहा है? ये बड़े बैंक्स का रहा है, एचडीएफसी का रहा है, आईसीआईसीआई का रहा है, एक्सिस का रहा है और कुछ हद तक रिलायंस का रहा है। तो ये जो हेवी वेट्स की वजह से जो निफ्टी की चाल है, तो ये तो अभी सिर्फ निफ्टी पे है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में तो अगर आप देखें तो अभी तक कोई खास फर्क नहीं पड़ा है और लोगों के पोर्टफोलियो में भी इस टाइप का नहीं आया है। तो मुझे लगता है कि आईटी का जो क्षेत्र है उससे दूर इसलिए रहना भी जरूरी हो गया कि जो म्यूचुअल फंड्स जो समझ रहे हैं, और मुझे जो समझ आया कि यूएस में अभी भी एक रिसेशन का डर है, संदेह है कि हो सकता है हो सॉफ्ट लैंडिंग हो, जैसा भी हो, लेकिन इट इज नॉट येट आउट ऑफ द डेंजर जोन। और अगर वहां कुछ होता है, अनुराग उस पर कमेंट ज्यादा कर पाएंगे क्योंकि वहां के जो ग्राउंड लेवल के जो इनपुट्स उनके पास ज्यादा है। अगर वो होता है और बजट एक्सपैंड नहीं होते तो हमारे आईटी कंपनीज के लिए भी काफी स्ट्रेन पड़ सकता है। तो आईटी में ऐसी कोई चमक नहीं दिखी है ना नंबर्स में। और दूसरी चीज ये है कि जो चाइना की आईटी कंपनीज की तरफ झुकाव जो वैश्विक निवेशकों का है, वो अभी भी बरकरार है। सो वो जब तक वहां डिसअपॉइंटमेंट कोई नहीं आता तो पैसा तो वहीं जाएगा। तो हमारे एलोकेशन इस टाइप का है नहीं, इसलिए थोड़ा सॉफ्टनेस जो है वो जायज है। बट मुझे लगता है कि क्षेत्र कई हैं जो खास करके ओल्ड इकोनॉमी साइड के हैं, कैपिटल गुड्स, पावर, ये सब चीजें आपको चलती हुई ज्यादा दिख सकती। अनुराग, आपको जोड़ेंगे आईटी पे, चूंकि सबकी नजरें आप पे टिकी हुई हैं। आप जब कहेंगे तभी आईटी चलेगा। अच्छा, एक तो लक्ष्मण जी थोड़ा लाइटर नोट में कह दूं, तो गौरांग जी की हिंदी इतनी स्ट्रांग है तो कई बार इन्वेस्टर्स मिसअंडरस्टैंड ना कर जाएं। उन्होंने जब बोला वित्तीय और ऊर्जा में लगाए, मतलब मैं उसका हिंदी में तर्जुमा कर दूं, उनका कहने का मतलब है फाइनेंशियल्स एंड एनर्जी। तो वो कहीं लोग मिसअंडरस्टैंड करके कहीं और ना लगा लें कि हमने सोचा वित्तीय है तो ये है हमने वहां। तो कई बार उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना जरूरी हो जाता है। अच्छा, नहीं, गौरांग सर के बहुत ही डेडिकेटेड व्यूअर हैं, उनकी भाषा को समझते, वो नहीं भी बोले तो उनके चेहरे समझ जाएंगे वो कहना क्या चाह रहे हो। अच्छा, तो देखिए टेक्नोलॉजी का व्यू तो वैसा ही है, देखिए इट्स अनसर्टेन, बट एट द सेम टाइम आई बिलीव एम्प्लॉयमेंट, वो लेबर फोर्स कितने बंदे हैं इनटू मल्टीप्लाइड बाय बिलिंग रेट, वो वाला धंधा, वो हमारा टॉप लाइन हो जाता है, वो वाला बिजनेस पे असॉल्ट है और वो होगा अगले 10 साल में। लेकिन इस पे क्या होता है कि अगले 4-5 साल पहली बात काम बढ़ सकता है बिकॉज ऑफ एआई। यू नीड मोर पीपल टू कोड रादर देन लेस, बट एट द सेम टाइम वो उस तेजी से नहीं बढ़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो देखिए मैन पावर ग्रोथ उनकी हो नहीं रही है, ऑलमोस्ट 1-2 साल से तो वो ऑलमोस्ट फ्लैटिश ही रखे हुए हैं मैन पावर को। आई थिंक इट माइट टेक अ लिटिल बिट ऑफ अ राइज इन नेक्स्ट 2-3 ईयर्स, लेकिन उसके बाद 10 साल में उनकी आप देखेंगे कि उनकी वर्कफोर्स या स्टैग्नेंट रहेगी या उस तेजी से नहीं बढ़ेगी। टॉप लाइन तो 4-5% से बढ़ेगी, लेकिन वर्कफोर्स स्टैग्नेंट रह सकती है। तो इसको प्रोडक्टिविटी बोलते हैं कि आप उसी वर्कफोर्स से ज्यादा काम करवा रहे हैं। तो ग्रेजुअली आप देखेंगे वर्कफोर्स कम होगी लेकिन उनके मार्जिन इंटैक्ट रहेंगे। लक्ष्मण जी, ये कंपनीज बहुत स्मार्ट हैं और इनका बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर है और बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेस है। इंडियन आईटी कंपनीज का बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पेस है यहाँ पर यूएस में। तो यू विल सी के उनके मार्जिन जो वो निकालते हैं 22-23-24% ग्रॉस मार्जिन निकालते हैं, वो इंटैक्ट रखेंगे वो। दे नो इट वेरी वेल। अगर आप इसी ट्रेंड को ध्यान दें, हालांकि इसमें लक्ष्मण जी बस एक बात जोड़ता हूं, यही ट्रेंड में आप पिछले 20 साल में देखें तो उन्होंने कैंपस हायरिंग शुरू की थी, करीब 2-2.5 लाख रुपए देते थे वो सन 2000 में करीब, और वो आईआईटीज में जाके रिक्रूटमेंट करते थे उस 2 लाख की सैलरी पर। उसके बाद ग्रेजुअली जैसे डॉलर टर्म्स में कॉस्ट उनकी बढ़ती गई तो वो हायरिंग का लेवल नीचे लाते गए। वो आज भी 3 लाख में हायरिंग कर लेते हैं आज, लेकिन वो कहीं और हायरिंग करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने मार्जिन इंटैक्ट रखे हैं। तो ये कंपनीज बड़ी स्मार्ट है इस मामले में। सो कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी पर मार्केट उनको वैल्यूएशन देगा। वर्कफोर्स कम भी हो सकती है, उससे एम्प्लॉयमेंट मार्केट पे फर्क पड़ेगा। दैट आई अंडरस्टैंड। लक्ष्मण जी आप कुछ जोड़ रहे थे, प्लीज। हाँ, बेसिकली मैं बस समझना चाह रहा था जाला कि आप लोग ज़्यादा विशेषज्ञ हैं, मैं वैसे कॉमन सेंस लगा रहा था कि जब एआई का ज़माना है, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से एडवांस होता जा रहा है, तो हम मैन पावर ग्रोथ का जो पैमाना है, जो बेंचमार्क है, वो तो बहुत ही ट्रेडिशनल बेंचमार्क है। आज के ज़माने में वो बेंचमार्क वाकई रिलेवेंट है क्या?
नहीं है बिल्कुल, और एआई उसी को रिप्लेस कर रहा है। लक्ष्मण जी, आप एक सीधी सी बात देखिए, इंडिया में ये बीपीओ आईटी वॉइस का जो बिजनेस था वो फिलीपींस चला गया, क्योंकि अंग्रेजी बोलने वाले इतने लिमिटेड थे कि उसके बाद अब आप उस एक्सेंट को काट नहीं पाते थे, वो फिलीपींस में जाके उनको सोल्यूशन मिला। इस समय इंडिया में भी सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल यही है, कितने लोग एक अंग्रेजी में 100-200 वर्ड्स का ऐसे कंप्लीटली फ्लॉलेसली लिख सकते हैं। आप एआई में डाल के देखिए वो क्या आउटपुट तैयार करता है। तो इसमें जो एक लिटरेसी की हमारे यहाँ प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व करता है उस उसको चीज दूर को। किए। तो बेसिकली जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल लक्ष्मण जी अगर दूं, देखिए मैन्युफैक्चरिंग में क्या रेवोल्यूशन हुआ है। टाटा स्टील 1,20,000 एम्प्लॉयज रख के 3 टन का स्टील बनाता था। आज वो 40,000 एम्प्लॉय रख के 30,000 टन का तो सॉरी 30 मिलियन का स्टील बनाता है। मतलब एक पर्सन की प्रोडक्टिविटी 30 गुना बढ़ गई है। सो 1/30 ऑफ द वर्कफोर्स। ये जो मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन मैन्युफैक्चरिंग में आया था, अब ये व्हाइट कॉलर में आ रहा है। इट इज नॉट वेरी गुड न्यूज फॉर सर्विसेज सेक्टर इन इंडिया। डिसरप्शन इज हियर इन फ्रंट ऑफ अस, राइट? तो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमीज हैं और आई थिंक उसी पर चलेगा मामला। तो ये आपके दोनों जवाब हो गए। गवर्नमेंट मार्केट के लिए अच्छी खबर नहीं है, लेकिन कंपनीज में मैं पॉजिटिव हूं। और देखिए इन कंपनीज को आप थोड़ा एफएमसीजी कंपनीज टाइप मानिए। सुपर नॉर्मल रिटर्न्स का जमाना जा चुका है, लेकिन स्टेबल रिटर्न्स आपको मिलते रहेंगे। हालांकि मेरा मानना है कि आईटी कंपनियों से जो जुड़ी हुई जो कंपनियां होती हैं, जैसे रियल एस्टेट कंपनी वगैरह जो होती हैं, उस पर भले ही फर्क पड़े, लेकिन ये कंपनी जो है आप जैसा कह रहे हैं ग्रोथ और मार्जिन उनका इंटैक्ट रहेगा। फिरोज अजीज साहब को जोड़ेंगे इसमें आप? आई थिंक सॉरी लक्ष्मण जी, थोड़ा जो अनुराग जी बोल रहे थे उनकी आवाज नहीं आ रही थी मुझे। आईटी पे चर्चा हो रही है। हाँ, आईटी पे चर्चा हो रही थी। अनुराग जी जो बोले उसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं आपको 2 लाइन में। उन्होंने कहा कि आईटी को लेकर के बहुत निराशाजनक स्थिति वो नहीं मानते हैं। आईटी में वर्कफोर्स की संख्या कम हो रही है, लेकिन उनका मार्जिन इंटैक्ट रहेगा और चीज़ें जैसे बदल रही, कंपनियां बड़ी स्मार्ट है, अपने आप को उस हिसाब से ढाल लेंगे। अनुराग जी ये बोल रहे हैं आप ना? बिल्कुल जी। हाँ, अनुराग जी से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि अगर जैसे निफ्टी आईटी की जो कंपनियां हैं, 10 कंपनियां हैं, उनकी आप रिजल्ट्स देखें। उनकी एक जो प्रथा है ना, उनकी अंडर कमिट ओवर डिलीवर की बहुत अच्छी, ये सेक्टर की ही बड़ी आईटी कंपनीज की वो जो इतने सालों से वो लिस्टेड हैं और इतनी स्ट्रक्चरल उनकी जो बनत हुई है इतने सालों से, उनकी जो 8.3% की ग्रोथ आई है। आप दूसरी कंपनियों में देखें, आप कितने बार ऐसा होता है कि उनके जो प्रोफेशनल्स के एस्टिमेट्स होते हैं वो अंडर डिलीवर करते हैं। सो पॉइंट 1, मैं आईटी कंपनी पे इतना निराश नहीं हूं। पॉइंट 1। पॉइंट 2, उनकी एजिलिटी रही है, इसीलिए टेक्नोलॉजी बिजनेसेस में उन्होंने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं और उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया है। सो आई पर्सनली थिंक आई कंप्लीटली सब्सक्राइब विद अनुराग। 2-3 साल के लिए मैं पॉजिटिव हूं। दैट्स द पार्ट आई हर्ड। लॉन्ग टर्म शायद उनका बिजनेस मॉडल कैसा हो, दैट विल बी अनरावेल्ड। सो मैं इतना नेगेटिव नहीं हूं जितना लोग कह रहे हैं यार फोकस ऑन डोमेस्टिक सेक्टर्स। वो सेक्टर्स जो डोमेस्टिक सेक्टर्स की तरफ ही हमें ध्यान देना चाहिए, ये बहुत बड़ा नैरेटिव चला हुआ है। बट वो नैरेटिव की वजह से बहुत सारी कैपिटल भी वहां फ्लो हो चुकी है और उसकी जो वैल्यूएशंस हैं, आप देखिए अब टॉप आईटी कंपनीज की वैल्यूएशंस प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल में ऑलमोस्ट अबाउट 1 सिग्मा ज्यादा है उनकी 20 ईयर एवरेज से। बट ये जो डोमेस्टिक सेक्टर्स है उनकी लॉन्ग टर्म पीई की एवरेज से 3 सिग्मा ज्यादा है। तो अब 3 सिग्मा पे एक माल खरीदूं, ऑफ कोर्स नैरेटिव पॉजिटिव है, बट 1 सिग्मा वाला माल मिल रहा हो बीटन डाउन इन द मार्केट लाइक दिस, दैट आई वुड बी मोर प्रेफरिंग इन द करंट सिचुएशन। मतलब मोटे तौर पे फिरोज साहब ये कहूँ दर्शकों को, या फिर आप ये कहना चाहते हैं कि अभी आईटी को आप ले सकते हैं? बिल्कुल लक्ष्मण जी, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। उसकी जो वेट है तो निफ्टी में 12% तो आईटी में कैसे चुने कंपनी को, किस तरह की कंपनियों को चुने? वहां भी बहुत सारी कंपनियां हैं, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है। मेरा ये मानना है कि लार्ज कैप आईटी एक बेटर सिचुएशन होगा। मार्केट अगर बहुत नीचे होती है तो मैं मिड कैप स्टॉक्स एक सेक्टर के खरीदता हूं। अब आप कोई भी सेक्टर खरीदते हैं, अगर अपना डायरेक्ट इक्विटी पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो मेरा ये मानना है कि एक डायरेक्ट इक्विटी पोर्टफोलियो वाले को पहले ये चेक करना चाहिए कि निफ्टी में है कितना और मैं उससे ज्यादा ले रहा हूं या कम ले रहा हूं। एक स्टॉक को लेना भी लेना कहते हैं, बट निफ्टी में अगर 11.9% की वेट है, तो अगर आप 11.9 से नीचे हैं तो आपकी वेट अंडर वेट है। आप बुलिश नहीं है, आप बेरिश।
राइट। सो ये जो एक पर्सपेक्टिव होता है, एक फंड मैनेजर का पर्सपेक्टिव होता है, अगर आप अपना खुद का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं तो आप एक नॉर्मल फंड मैनेजर की तरह सोचना पड़ता है आपको कि निफ्टी 12% है, निफ्टी में आईटी 12% है, मैं 3% रख रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप बुलिश हैं, आप बेरिश हैं, क्योंकि निफ्टी से 8% 7% कम, 9% कम रख रहे हैं। सो उस आधार पे मैं कह रहा हूँ कि आईटी लार्ज कैप कंपनीज लेनी चाहिए। अगर मार्केट टूट जाए, बहुत सारी क्रैश आ जाए, तब मिड कैप आईटी वुड हैव बीन अ बेटर चॉइस। बिल्कुल, ये गौरांग शाह सर से शुरू हुआ था आईटी पे चर्चा, और आईटी पे चर्चा यहाँ तक पहुँच गई। बड़ी दिलचस्प चर्चा रही। कुछ ब्रीफ में ऐड करना चाहते हैं गौरांग शाह साहब या प्रकाश दीवान जी, आप लोग इसमें कुछ? देखिए, हमारी राय जो है आईटी क्षेत्र में, हम तीनों छोटी, मझौली और दिग्गज, तीनों ही आईटी क्षेत्र को तवज्जो देते हैं और हम मानते हैं कि ये तीनों का ही मिश्रण आपके पास होना चाहिए। तो आपको तीनों का मिश्रण होना चाहिए। मिश्रण होना चाहिए और तीनों में अभी उदाहरण के तौर पर अब केपीआईटी टेक या फिर साइंस लिमिटेड ले लीजिए, पर्सिस्टेंट सिस्टम ले लीजिए, कोफोर्ज ले लीजिए, मझौली क्षेत्र की कंपनियों में। दिग्गजों में तो नाम जग जाहिर है, टीसीएस है, एचसीएल टेक है, यहाँ पर तवज्जो देना चाहिए। ठीक है, प्रकाश दीवान जी कुछ आप ऐड करेंगे? नहीं, मैं देखिए आईटी से परहेज मेरा जो है, और जो म्यूचुअल फंड्स की आपने जब बात की थी तो मैं ये समझाने की कोशिश ये कर उस रहा था कॉन्टेक्स्ट में था। उस कॉन्टेक्स्ट में हाल में, मतलब लॉन्ग टर्म में ऑफ कोर्स इंडिया की स्ट्रेंथ बनी रहेगी, बट आईटी कंपनीज का सबसे जो खासियत ये होती है कि कम लागत लगा के भी वो रिटर्न जनरेट कर पाते हैं, क्योंकि कोई आपको ऐसा बड़ा केपेक्स नहीं होता है, उस टाइप का रिस्क नहीं आता। लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो इतनी जल्दी चेंज हो रही है एआई के आने के बाद। जैसे मेरे ख्याल से अनुराग ने बहुत अच्छी तरह समझाया और उसको समराइज किया कि जो पहले हेडकाउंट को लेके ग्रोथ आ रही थी वो प्रोडक्टिविटी को लेके आ रही है। तो स्पेशलाइज स्किल्स रिप्लेस करेंगे और वो उसकी जितनी हम जल्दी ताकत बना पाएंगे होगा। तो आप ऐसी कंपनीज देखिए जो मतलब ER&D बोलते हैं, जिसको इंजीनियरिंग R&D सर्विसेज में है, या जो स्पेसिफिक कोई एक क्षेत्र को सपोर्ट कर रही है। जैसे एक कंपनी, छोटी सी कंपनी है सेजिलिटी करके, जो यूएस के हेल्थ केयर सेगमेंट को बहुत अच्छी तरह केटर करती है, बहुत बढ़िया फुटप्रिंट लेके बैठी है। तो वो कंपनीज जो है वो आगे चल के ग्रोथ उनका बहुत क्लियर है। पर सारा क्षेत्र चल जाएगा, कहीं री रेटिंग हो जाएगी, ऐसा मुझे अभी नहीं लग रहा है कुछ होगा, क्योंकि हमारे यहाँ की कंपनीज पे उस टाइप का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है पॉजिटिव, जितना चाइनीज कंपनीज पे पड़ा है, जो खास करके सेमीकंडक्टर और एआई की साइड में है। कुछ 6 महीने पहले हमने डेटा सेंटर का बहुत चलन देखा था, आपको याद हो लक्ष्मी जी, अब डेटा सेंटर की कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो ये तो क्या फेजेस आते रहेंगे, और एक फैंसी से दूसरी चीज पे हम लोग चले जाएंगे, लेकिन जो बेसिक सर्विसेज है वो चलती रहेंगी। बट कोई जिसको कहते हैं आउट परफॉर्मेंस इतनी मार्केट से बढ़ के रिटर्न आ सके, ऐसा अभी नहीं समझ आ रही। बिल्कुल, ऐसा अभी समझ में नहीं आ रहा है। चलिए अब आईटी से आगे बढ़ते हैं। एक मुद्दा जो पिछले 2-3 दिनों से बड़ा सुर्खियों में इंडिया में, अनुराग सिंह साहब, वो है आपके यूएस के ट्रम्प साहब का बयान। जो बाकी चीज़ें तो ठीक थी, एक बार हुआ कि चाइना के सारे एप्पल के प्लांट उठा के आप इंडिया ले आइए। अब कह रहे हैं कि टिम कुक को ने इंडिया मत बनाइए, आप आ जाइए, यहाँ बहुत हो गया इंडिया पे। तो इस बयान को कैसे आप देख रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के एक चाइना का एक विकल्प के तौर पर भारत को देखा जा रहा था, और अब इस तरह के बयान, कंपनियां उनके बयान को सुनेगी या फिर अपना धंधा देखेगी? नहीं, कंपनीज अपना धंधा देखेंगी, बट उनका बयान भी एक कॉन्टेक्स्ट में है। देखिए, वो उस बयान की जो ऑडियंस थी वो पार्टली इंडियन था। जैसे मैंने कहा कि नेगोशिएशंस अभी इंडिया से चल ही रहे हैं। अपेरेंटली वी थॉट के डील बड़ी जल्दी आ जाएगी, लेकिन वो ड्रैग हो रहे हैं नेगोशिएशंस। आई एम श्योर उसमें कुछ सोर पॉइंट्स होंगे। तो एक ट्रम्प साहब ये इंडिकेशन देना चाहते थे कि देखिए, एप्पल जैसे मैन्युफैक्चरिंग आपके यहाँ आई है, वो वापस भी जा सकती है, इफ आई कैन पुश इट, राइट? सो अकोमोडेट योर नेगोशिएशंस। सेकंड, वो यूएस उसके बारे में था कि ही इज मेकिंग दिस पॉइंट रिपीटेडली कि आई वांट टू सी अ मेड इन यूएस आईफोन, राइट? अब वो होने नहीं जा रहा है, बिकॉज लोग एस्टिमेट करते हैं कि वो आईफोन अगर मेड इन यूएस कोई भी होता है तो अल्टीमेटली वो $2,000-$2,500 का होगा, वो तो कोई खरीदेगा नहीं फिर, तो वो संभव नहीं है। बट एक चीज और है इसमें कि एंड वो जब China+1 की स्ट्रैटेजी थी, तो थिंकिंग अभी ये है कि ऐसा नहीं कि अब आप चाइना से सब निकालें, अब आप इंडिया में लेवरेज डाल लें अपनी, तो फिर इंडिया के पास वो लेवरेज पॉसिबल नहीं। दी थॉट इज कि कोई भी एक देश को आप पूरा लेवरेज ना दें,
वो जो कोविड में सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन से जो सीखा अमेरिका ने, वो यही सीखा कि आप उसको हेज करके रखें। अब देखिए इंडिया की कैपेसिटी एज अ हेज शुरू हुई थी टू चाइना, इट वाज लाइक अ थ्रेट टू चाइना। ये देखिए हमने शुरू कर दिया, अगर आप कुछ, और वही अगर चाइना ने डिसरप्शन किया तो उन्होंने शिफ्ट कर दिया। तो आई थिंक एक दो लोकेशंस एप्पल और खोजेगा जहां पर वो फिर बैलेंस आउट कर लेगा, सो दैट नो वन कंट्री हैज बिग लेवरेज ओवर इट, राइट। 25-25% हर जगह बन रहा है, कहीं भी अगर कहीं प्रॉब्लम हुई तो वो दूसरी जगह शिफ्ट कर दे। वो फेयर स्ट्रैटेजी है लक्ष्मण जी, आई थिंक, बट उसमें इंडिया का तो फायदा ही हो रहा है। पूरा काम नहीं इंडिया मिलेगा, को फायदा ही हो रहा है। लेकिन अभी जितना भी हो रहा है इट्स अ हेज टू चाइना, राइट। तो वो जितनी इंडस्ट्रीज इंडिया ग्रैब कर सकता है वो फायदे में होगा, राइट। हालांकि हम बहुत अच्छा एग्जाम्पल कोविड का दिया, लेकिन एक चीज़ और है कि मतलब ट्रम्प साहब का ही मानना पड़ेगा, वो सोते उठते हर चीज़ को धंधे के नज़रिए से देखते हैं। उनके पास धंधे के अलावा कोई चश्मा है नहीं। वो युद्ध हो रहा वहाँ भी धंधा ले आएंगे, कहीं भी हो रहा धंधा, बिल्कुल डेडिकेटेड रहते हैं। डेडिकेशन होना चाहिए लोगों में, आना। हाँ, कुछ लेकिन कहना चाह लेकिन रहे लेकिन हैं। लेकिन कई बार उस चीज को ना, कई बार लोग थोड़ा उसमें संजीदगी मिस कर जाते हैं और उसको कैजुअली ले लेते हैं। वो भी नहीं लेना चाहिए। उनके स्टेप्स के पीछे एक लॉन्ग टर्म गोल्स, कोई गोल्स उन्होंने डिसाइड किए, वो जरूर होते हैं। अगर आप केयरफुली देखें तो यूएस अपनी लेवरेज केयरफुली एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहा था कंट्रीज से, जो अब उन्होंने आके किया। यही ट्रेड वो कि अल्टीमेटली क्या होगा, हर कंट्री से वो कुछ ना कुछ डील करेंगे, जिससे अल्टीमेटली यूएस के या डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। तो आई थिंक हमें उसको इस तरह से भी नहीं लेना चाहिए कि वो सीरियस नहीं है। वो अल्टीमेटली सीरियस है उनके लिए, पर वो शुरुआत करते हैं डील मेकिंग में, कई बार एक कुछ ऐसे सैल्वोस थ्रो करते हैं जो कि एक स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं, बट उसके पीछे थॉट रहता है। क्योंकि ये अंडर एस्टिमेट डेमोक्रेट्स भी उनको कर गए थे 2016 में, और फिर 2020 में भी अंडर एस्टिमेट कर गए, 24 में, राइट। और वो अब उसकी भुगत रहे हैं। अब दे अंडर एस्टिमेट व्हाट ही सेज, वो नहीं करना चाहिए। ये क्वेश्चन हालांकि करना मुझे चाहता पिछले शो में एक हमारे पैनलिस्ट थे, उन्होंने एक बड़े अच्छे ट्रम्प के बुक का जिक्र किया, द आर्ट ऑफ द डील करके, ट्रेड डील करके। तो उन्होंने बताया कि उस बुक में जो चीज़ें लिखी थी उसको अगर आप पढ़ लीजिए तो ट्रम्प के हर कदम के पीछे क्या मकसद है वो आपको पता चल जाएगा, क्या कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल उससे कोई डेविएशन नहीं है, हर चीज़ बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड है। वो किताब मैंने कभी बहुत पहले पढ़ ली थी, और उसमें उनका एक टर्म है, अच्छा, आपने पहले पढ़ लिया था? हाँ। कभी 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 उनने 2000 के उसमें सन में कभी पढ़ी थी कॉलेज दिनों में। हाँ। उसमें टर्म कहते हैं वो, डोंट डोंट गेट मैड, गेट इवन। हाँ। विच मीन वो अगर आपसे खफा हैं तो वो उसका जवाब आपको वो देर में सर्व नहीं करते, वो तुरंत सर्व करते हैं। तो उनके तुरंत रॉन्ग सर्व साइड करते आने से बचना चाहिए। ये बयान मतलब जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है, डोंट गेट ऑन हिज रॉन्ग साइड, बिकॉज वो क्विकली ही गेट्स इवन, ही डजंट वेट। हैं। फिरोज अजीज साहब, कैसे देख रहे हैं इस बदलते सिनेरियो के और ट्रम्प साहब के जो समय समय पर बयान आ रहे हैं? हम लोग अभी भी थोड़ा सतर्क रहें? नहीं, आई थिंक मेरे हिसाब से ये बेनिफिशियल है इंडिया के लिए। जो भी हमारी जो ग्लोबल ट्रेड में जो भी हमारी स्थिति थी, जब ये पूरा जो टर्मोइल है जो सेटल होगा, तो आई थिंक हमारी पोजीशन बेहतर होगी। पॉइंट वन। पॉइंट टू, आज की डेट में अगर आप देखते हैं इंडिया की डोमेस्टिक जो क्यूज है फंडामेंटल की, टैक्स कलेक्शन देख लीजिए, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 13.7% से लास्ट फाइनेंशियल ईयर बढ़ा है। अप्रैल का जीएसटी नंबर देख लीजिए। तो आई पर्सनली थिंक ये जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है वो इंडियन पॉजिटिव ऑब्जॉर्व कर सकता है। आप इन्फ्लेशन डेटा देखिए, रेपो रेट कट्स जो 2 साल से वेट कर रहे थे अब हुए हैं। तो बैंकिंग सिस्टम में जो फ्लैट यील्ड कर्व का जो नेगेटिव था, वो डिपॉजिट रेट्स ग्रो नहीं हो रही थी, क्योंकि जो भी हमारे सीनियर सिटीजन थे वो जाके देखते कि यार 1 साल की एफडी और 5 साल की एफडी में कोई अंतर ही नहीं, तो 1 साल की एफडी करते थे। मेरे पापा भी कहते हैं मैं अब 3 साल की एफडी नहीं करता, सिर्फ 1 साल की करता हूँ, क्योंकि दोनों के ब्याज में एक ही अंतर ही नहीं है। तो वो फ्लैट यील्ड कर्व का जो नेगेटिव था बैंकिंग सिस्टम पे, वो भी थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा है। सो पॉइंट मैं कह रहा हूं कि अगर आपका लॉन्ग टर्म पैसा हो, आप निफ्टी से 10-12% की ग्रोथ देख सकते हैं, और अच्छे म्यूचुअल फंडों में 13-14-15% की रिटर्न आपकी इक्विटी पोर्शन से आ सकती है। 5 साल के पैसे में अगर आपके पास 60% इक्विटी नहीं है, तो आप अपने पैसे के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं।
बिल्कुल, तो ये आपका क्लियर व्यू है। लेकिन एक बात जो पिछले महीने तो नहीं, फरवरी मार्च वगैरह में बड़ा सता रहा था लोगों के, एक बड़ा सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग बन गई थी कि भारतीय बाजार बहुत ही महंगा है, इस वजह से बाजार गिरा। एक बड़ी वजह बताई जा रही थी। अब जिस तरीके से तेजी आई है, क्या वाकई भारतीय बाजार महंगा हो रहा है क्या? गौरांग शाह साहब, संक्षिप्त पे आपका कमेंट लूंगा, फिर मैं प्रकाश दीवान जी से पूछूंगा। संक्षेप में अगर बताना है तो रणभूमि में और शेयर बाजार में कदम आपको आगे बढ़ाना चाहिए। अपने स्थान पर खड़े रह करके या कदम पीछे लेकर के आपका जो मकसद है वो आप हासिल नहीं कर पाए। प्रकाश दीवान जी, बाजार फिर से हमारा महंगा हो रहा है क्या, कि वो डर अब नहीं है? देखिए, बाजार कभी भी आपको उम्मीद के हिसाब से चाल देगा भी नहीं, लेकिन जो अर्निंग्स आ रही है उसके आने के बाद जो क्वार्टर शुरू हुआ है, ये मतलब जो अर्निंग शुरुआत हुई है मार्च क्वार्टर की, इसके बाद एक चीज महसूस हो रही है कि नंबर्स इतने खराब नहीं है जो दिसंबर के क्वार्टर में लग रहे थे। तो उस तिमाही से इस तिमाही में काफी फर्क पड़ा है उम्मीदों के विज़ावी। और मुझे लगता है लक्ष्मी की जैसे ये नंबर्स खत्म हो गए, अर्निंग सीजन खत्म होगा, समाप्त होगा, तो आपको ये महसूस होने लगेगा कि अर्निंग्स ठीक ठाक है, वहां पे नेगेटिव ग्रोथ एटलीस्ट नहीं है, कोई डी ग्रोथ नहीं है। और जो ग्रोथ है ये एक शुरुआत है, तो ये आगे चल के सस्टेन भी हो पाएगी, खास करके जो फाइनेंशियल और ये सब चीजों में जो हेवी वेट्स है। तो मुझे लगता है कि महंगा मार्केट जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं अर्निंग्स कैचअप हो जाएगा तो मार्केट रीजनेबल लेवल पे आ जाएगा। मार्केट में सबसे बड़ा रिस्क जो ये है वो अनसर्टेनिटी का है। अगर टैरिफ्स को लेके कुछ वापस शुरुआत होती है, कोई वापस रिवर्सल होते हैं, चाइना का रुख और थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट बन जाता है, तो वहां पे मुझे लगता है कि आपको एक एक अनिश्चितता वापस शुरू होती हुई दिखेगी और उसकी वजह से थोड़ा बहुत सेलिंग आ सकती है। बट अदरवाइज फंडामेंटल्स अगर इंप्रूव होंगे तो आई डोंट थिंक मार्केट इतना महंगा महसूस होगा। पर इस चीज को एक और क्वार्टर भी लग सकता है, तो इट इज नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट। फंडामेंटल्स को टाइम दीजिए, हो सकता है कि जून के बाद आपको दिखना शुरू हो कि स्ट्रेंथ आ रही है, पर तब तक मार्केट अपनी चाल चलते रहेगा क्योंकि लिक्विडिटी और सेंटिमेंट पे ज्यादा ड्रिवन है। हाँ, लिक्विडिटी भी काफ़ी ज़्यादा और सेंटिमेंट भी काफ़ी बेहतर है। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। शो का समय चूँकि कम है, खत्म हो रहा है। वैसे बहुत दिलचस्प चर्चा आप लोगों से रही, बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। और आवाज़ अड्डा फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।